स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस वाले वीडियो में हम लोग ग्रामर में नरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और ग्रामर में नरेशन को डिस्कस करते हैं। नरेशन का मतलब क्या हुआ कि जब किसी चीज को या किसी स्टोरी को नरेट करते हैं या किसी के कहे हुए वाक्यों को बोला जाता है तो वो हमारा नरेशन कहलाता है। और इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि पहला हमने डिवाइड किया डायरेक्ट नरेशन एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट नरेशंस क्या होते हैं? डायरेक्ट नरेशंस क्या होता है, इसमें किसी वक्ता की कही हुई बात को एज इट इज कह देते हैं। मैंने क्या बताया? डायरेक्ट नरेशन में वक्ता की कही हुई बात को एज इट इज कह देते हैं। यहां वक्ता का मतलब हमारा स्पीकर से है। स्पीकर जो बोलने वाला होता है, यानी कि वक्ता के द्वारा कही हुई बात को अगर हम एज इट इज शब्दों में कह देते हैं, तो वो हमारी क्या होती है? डायरेक्ट नरेशन होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे इसको। जैसे हमने कहा राम सेड टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा they are playing in the park, full stop, inverted comma close। तो राम ने मोहन से कहा कि वे पार्क में खेल रहे हैं। तो राम के द्वारा कही हुई बात मोहन को एज इट इज शब्दों में कह दी गई। यहां पर ये हो गया हमारा डायरेक्ट नरेशन। अब हम इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें किसी वक्ता यानी कि स्पीकर की कही हुई बात को एज इट इज यानी जो का त्यों ना कहकर, एज इट इज ना कहकर उसमें कुछ आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं। मैंने क्या बताया? डायरेक्ट नरेशन में इसमें किसी वक्ता यानी कि स्पीकर की कही हुई बात को एज इट इज ना कहकर उसमें कुछ आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे हमने ये सेंटेंस डायरेक्ट में बनाया, अब हम इसी का इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो इसमें हमने क्या चेंज करेंगे वो देखेंगे। हमने कहा राम सेड टू की जगह पे हो जाएगा टोल्ड मोहन। राम टोल्ड मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम दैट लगाएंगे, दैट दे were playing in the park, full stop। तो यहां पर देखिए अंतर क्या आया। हमने क्या क्या चेंज किया? यहां सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया और आर की जगह पे हमने वर लगाया।
यहाँ पर कहा राम ने मोहन से कहा कि वे पार्क में खेल रहे थे, जबकि यहाँ पे आपको आ रहा है राम ने मोहन से कहा कि वे पार्क में खेल रहे थे। ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। अब इसमें डायरेक्ट के कुछ अपने नियम होते हैं और इनडायरेक्ट के कुछ अपने नियम होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, वो हर सेंटेंस में करने होते हैं, उस पर ध्यान देना जरूरी होता है। तो आइए हम लोग अब डायरेक्ट नरेशन के जो कॉमन रूल हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग डायरेक्ट नरेशन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन? डायरेक्ट नरेशन को मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया है और मैंने कहा इसके कुछ कॉमन रूल होते हैं, उसको हम डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 1 लगाते हैं जो कि हमारा स्ट्रक्चर से संबंधित होता है। इसमें होता क्या है, इसमें कॉमा से पहले रिपोर्टिंग वर्ब होती है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच होती है। इसको हम लोग इस प्रकार से भी देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा कॉमा है तो इसके पहले यहां हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो गई हमारी रिपोर्टेड स्पीच। ये मैं आपको इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आगे के रूल्स में मैं जब बोलूंगा तो मैं कहूंगा कि रिपोर्टिंग वर्ब और कहूंगा रिपोर्टिंग स्पीच, तो आपको तुरंत फ्रेम में आना चाहिए माइंड में कि कहां की बात सर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब भी होती है, इसलिए हम लोग इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। यानी कि हमने डायरेक्ट नरेशन को 2 स्पीच में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हमने कहा रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। आपको मैंने डायग्राम बना के दिखा दिया है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले रिपोर्टिंग वर्ब होती है, इसी को हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच होती है। ठीक है, इसको हम लोग अगर एग्जांपल से समझें और स्ट्रक्चर को इलैबोरेट करें तो देखेंगे कि इसमें कुछ और भी चीजें आती है। जैसे कि हमने आपको पहला सेंटेंस लिखा था, राम सेड टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे आर प्लेइंग इन द पार्क। ये मैंने सेंटेंस बोला था। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर हमें समझना है तो हमें मालूम है कि ये कॉमा लगा है, इसका मतलब कि ये चीज जो है हमारी राम सेड टू मोहन, ये हमारी क्या हो गई? रिपोर्टिंग स्पीच हो गई। क्या हो गई? रिपोर्टिंग स्पीच। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, जो कि यहां से लेकर यहां तक है, ये हमारी हो गई रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो गई? रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। हमने ये सेंटेंस क्यों लिखा? ये सेंटेंस हमने आपको इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर हमारी ये है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि सेड टू। जरूरी नहीं सेड टू हो, से टू या और भी बहुत तरीके की वर्ब होती है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब बन सकती हैं, लेकिन यहाँ हम कॉमन बात कर रहे हैं सेंटेंस की। तो यहाँ पर सेड टू है हमारा क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। अब हमने यहाँ सेंटेंस लिखने का जो मतलब था वो मेन मकसद अब आएगा कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब के लेफ्ट साइड पे है, ये हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। यानी कि राम यहाँ पर क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। और जो हमारे राइट हैंड साइड पे है रिपोर्टिंग वर्ब के, वो है हमारा मोहन। तो मोहन यहाँ पर क्या है? मोहन है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये हमने आपको इसलिए क्लियर किया क्योंकि जब हम आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन सिखाएंगे तो उसमें इस बात का जिक्र करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट
के अनुसार क्या चेंज होता है या रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या चेंज होता है। तो जब मैं आपको उस समय ये बताऊंगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो ये हमारा पहला रूल था डायरेक्ट नरेशन का, जिसमें हमने आपको स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। अब हम इसके रूल नंबर 2 पे जाते हैं। ठीक, तो हम लोग अब रूल नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 इज वेरी इजी। ये कहता है इसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर का बनता है, कैपिटल लेटर का बनता है। यहां पर मैं ये इसलिए बता रहा हूं, ये आपने 10th में पंक्चुएशन में भी पढ़ा होगा। जब 10th में हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पंक्चुएशन होती है, उसमें पंक्चुएशन में बताते हैं, ज्यादातर हमारे उसमें बोर्ड में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही दिया जाता है और उसमें पहला लेटर हमको कैपिटल 10th में बताया जाता है। यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, वैसे तो बोर्ड में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ही आता है, लेकिन आगे के कंपटीशन में कभी कभी इनडायरेक्ट का डायरेक्ट बनाने के लिए भी दे देते हैं। तो वहां पर हमें ध्यान रखना होता है कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर होगा वो हमारा कैपिटल लेटर का होगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से ही नंबर चले जाते हैं। अगर आपने एक फुल स्टॉप नहीं लगाया, आपने एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, आपने एक कैपिटल लेटर नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इंटरमीडिएट क्लास में, आप जूनियर क्लास में नहीं है, आप प्राइमरी क्लास में नहीं है। ये सब चीजें आपके लिए मायने रखती हैं और टीचर इन्हीं सारी गलतियों को देखता है और पकड़ता है कि आप कितने सिंसियरली अपने सब्जेक्ट को उसको गेन करते हैं। तो ये हमारे रूल नंबर 2 हो गए। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, सेम सेंटेंस हम लोग लेके चल रहे हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। राम सेड टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दे। तो जहां हमने जो दे लिखा, ये दे जो है हमारा टी जो है वो क्या होगा, वो कैपिटल लेटर का होगा, हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर का होगा। आगे हमने लिखा था दे आर प्लेइंग इन द पार्क। ये हमारा डायरेक्ट नरेशन के 2 रूल हमने डिस्कस किए। पहला स्ट्रक्चर के से संबंधित था और दूसरा जो है हमारा कैपिटल लेटर से संबंधित था। यानी कि डायरेक्ट नरेशन के 2 कॉमन रूल हुए, जिसमें पहला स्ट्रक्चर डिस्कस हुआ और दूसरे में कैपिटल लेटर की इंपॉर्टेंस को बताया गया। अब हम लोग जो है इनडायरेक्ट स्पीच को समझते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच के जो कॉमन रूल हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन को डिफाइन मैंने पहले ही कर दिया है। अब हम लोग इसके रूल से आते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है, ये कॉमन रूल है, ये सब में लगते ही लगते हैं लगभग। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे हम? या तो दैट का प्रयोग करते हैं कॉमा, या हम इफ का प्रयोग करते हैं, या हम वेदर का प्रयोग करते हैं, या हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, या हम टू का प्रयोग करते हैं। यानी कि दैट, इफ, वेदर, क्वेश्चन वर्ड और टू, इसकी जगह पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कहां कहां लगते हैं। तो इसके आगे के रूल में मैं आपको बताऊंगा कि दैट कहां लगेगा, इफ कहां लगेगा, वेदर कहां लगेगा, या टू कहां लगेगा। तो अब रूल नंबर 2 देखते हैं।
रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है, जैसे कि मैंने आपको डायरेक्ट नरेशन के लिए बताया कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, इसी तरह इसमें जब हम रिपोर्टेड स्पीच को बनाना शुरू करते हैं, यानी कि दैट के बाद या इफ के बाद या वेदर के बाद जो भी सेंटेंस शुरू होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा। क्या होगा? स्मॉल लेटर से। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर स्मॉल बनेगा। कैसे? जैसे मैंने उसमें बनाया था, राम सेड टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दे आर प्लेइंग इन द पार्क, फिर स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसको मैंने बना के भी बताया था, राम टोल्ड मोहन दैट। अब यहां देखिए दैट लग गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लग गया, और यहां देखिए दे का जो टी है वो कैपिटल है, दे का टी कैपिटल है, लेकिन जब यहां बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल। क्या हो जाएगा? स्मॉल। तो दे वर प्लेइंग इन द पार्क। बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, यहां पर हमेशा कैपिटल लेटर से ही बना देते हैं, जबकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि इंटरमीडिएट की क्लास में बहुत छोटी छोटी बातों को देखा जाता है, इसलिए ये सारी चीजें आपको मैं क्लियर कर रहा हूं। अब ये तो बात हो गई, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में चेंज कर दिया, लेकिन क्या होता है, नोट डालते हैं। क्या डालते हैं? नोट। नोट क्या है कि आई और प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट किए जाते हैं, कैपिटल लेटर से ही डिनोट होते हैं। यानी कि आई आया है अगर, तो आई को आप कभी भी स्मॉल नहीं बनाएंगे, यानी कि इस तरीके के आई का प्रयोग आप कहीं भी सेंटेंस में नहीं करेंगे। और प्रॉपर नाउन समझते ही हैं, जैसे किसी का नाम आया तो मोहन है तो एम कैपिटल रहेगा, अगर गंगा है तो जी कैपिटल रहेगा, अगर हिमालय है तो एच कैपिटल रहेगा। ये सब क्या है? सब प्रॉपर नाउन है। यानी कि जब हम रिपोर्टेड स्पीच में जाएंगे इनडायरेक्ट बनाते समय, तो हमारा जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल हो जाएगा, लेकिन आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर। अब हम लोग अब रूल नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्नलिखित परिवर्तन करने पड़ते हैं। जैसे नंबर 1, चेंज ऑफ वर्ब। नंबर 2, चेंज ऑफ प्रोनाउन। तीसरा, चेंज ऑफ नियरेस्ट वर्ड इनटू डिस्टेंस वर्ड, यानी कि निकटतम शब्दों को दूर वाले शब्दों में चेंज किया जाता है। ये कैसे होता है, क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें आती है, ये मैं आपको आगे के रूल में डिस्कस करूंगा। रूल नंबर 4 मैंने आपको बताया था कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, टू, इफ, क्वेश्चन वर्ड, वेदर, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो दैट
हमारा असर्टिव सेंटेंस में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रयोग होता है। टू और दैट, टू के साथ दैट भी, है ना, ये तो असर्टिव के लिए हो गया। टू के साथ दैट भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में टू तो लगता ही लगता है, लेकिन जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस लेट वाले होते हैं, लेटर्स वाले, उसमें हम दैट का प्रयोग भी करते हैं। आगे कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप शॉर्ट में समझ लीजिए। दैट असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए, टू और दैट इंपरेटिव सेंटेंस के लिए, इफ, क्वेश्चन वर्ड और वेदर ये हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है ना। और भी सारे वर्ब होते हैं जो कि चेंज होते हैं, जो कि मैं आपको आगे के रूल में बताऊंगा। लेकिन अभी आपको मैंने आज क्या बताया, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन के कॉमन रूल, इनडायरेक्ट नरेशन के कॉमन रूल, और उसके बाद आखिरी में मैंने आपको कहां पे छोड़ा है, रूल नंबर 4 पे, जहां पर मैंने आपको बताया कि कुछ रिपोर्टिंग वर्ड्स, कुछ कॉमा जो होती है, जो कॉमा की जगह पर जो हमारे कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं वो क्या क्या लगाए जाते हैं और किस किस सेंटेंस में कैसा कैसा प्रयोग होता है। आगे के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सेंटेंस इसमें डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए कितने प्रकार के सेंटेंस आते हैं, कैसे उनको पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप सेंटेंस को ठीक तरीके से पहचानेंगे नहीं, उनका रूल सही से अप्लाई नहीं करेंगे, तो आपके सेंटेंस हमेशा गलत बनेंगे। जैसे असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, इन सारे सेंटेंसेस के रूल अलग अलग होते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो इन सारे सेंटेंसेस के रूल अलग होते हैं। अब बात रही, जब तक कि आप रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप सही रूल उसका अप्लाई नहीं कर पाएंगे और आपका सेंटेंस कभी भी सही नहीं बनेगा। इसलिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारे सेंटेंस कैसे कैसे इसमें आते हैं, और ये चीज मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।